हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की कक्षा में। हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो कि बिहार बोर्ड के लिए है, अर्थात हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा आज से, ठीक है। और ये आज की पहली क्लास होने जा रही है। और पहला जो चैप्टर है ना, हमारी जो बुक है वो ये बुक है NCERT, ये बुक है, देख लीजिए। इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ाने का मेरा जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। और आप देखेंगे भी कि किस तरह से अलग होगा। पूरे समझ के साथ इसको पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि केवल एक्सरसाइज बनवाया जा रहा है, नहीं। पूरी तरीके से समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा 10th क्लास का, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो इसमें चैप्टर है वो ये है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी 10th क्लास की जर्नी को वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं पिछली कक्षाओं का जो नंबर्स का होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स मैं यूज करूंगा और अगर किसी बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत होगा। तो पहला जो ये है वो है प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर कहीं पर प्राकृत संख्या आ जाए तो इसकी अंग्रेजी जो होती है वो होती है नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स। और इसको सूचित किया जाता है एन से, सूचित किया जाता है कैपिटल एन से। और ये होता क्या है, तो एन बराबर 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्याओं का संग्रह होता है, गिनती की संख्याओं का कलेक्शन होता है। यह क्या होता है, गिनती की संख्याओं का संग्रह यानी कि कलेक्शन, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि क्या होता है नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर भी 1 2 3 4 5 6 7 आप जो गिनते आ रहे हैं शुरू से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। एक और चीज आप जान लीजिए, होल नंबर के बारे में जान लीजिए, मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लीजिए। होल नंबर्स, ठीक है। एनओ डॉट एस मतलब नंबर्स, आप समझेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था, आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि क्या इसका मीनिंग है ब्रीफ, ठीक है ना। तो होल नंबर्स, होल नंबर को जो है ना वो डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और इनके कलेक्शन को यानी संग्रह में केवल जो जितना ये संग्रह वह संग्रह रहेगा एज इट इज, लेकिन क्या होगा, इसमें एक जीरो शामिल हो जाएगा, ठीक ना। यही होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये है आपका पूर्ण संख्या। अगर गिनती की संख्याओं के संग्रह में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जो नया संग्रह प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये है पूर्ण संख्या। अब एक और चीज आप जान जाइए, जो पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या ये क्या होती है, इसको आई से या फिर जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी अंग्रेजी जो होती है वो इंटीजर्स होती है, इंटीजर्स, ठीक है। अब आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, जीरो तो रहेगा ही, मतलब होल नंबर का सारा चीज रहेगा, लेकिन जो वन है ना वो प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, इसको अगर बोलेंगे क्या बोलना है, तो होल नंबर और उसका निगेटिव यानी कि उसका ऋणात्मक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का ऋणात्मक संख्या मिला करके जो कलेक्शन बनता है, जो संख्याओं का संग्रह बनता है, उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज है। और इसको सूचित किससे करते हैं, आई से। जेड का मतलब होता है जहाज,
और ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। जर्मनी में जहाल वर्ड का मीनिंग होता है नंबर्स, ठीक है ना। तो ये जेड वहीं से लिया गया है, ठीक है, जहाल, ठीक ना, ये चीज है। तो ये हो गया आपका छोटा मोटा जो कि जो भी नंबर्स हैं जो आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ने हैं वो हो गया, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा और कुछ और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग अपना शुरू करेंगे कि ये चैप्टर जो है वो संख्याओं के परिवार के बारे में ना होकर के संख्याओं के मतलब वास्तविक संख्याओं में से जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, अभी थोड़ा सा आप भी और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जान लीजिए, तब देखिए कितना मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया पूर्णांक, यानी इंटीजर्स, ठीक है। तो इनको ना इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक और कुछ नहीं होता है, सारा का सारा जो नेचुरल नंबर होता है ना वही धन पूर्णांक होता है। नेचुरल नंबर मतलब वही n वाला, ठीक है। तो धन पूर्णांक के कलेक्शन को i प्लस से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसकी अंग्रेजी के बारे में बात करें तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा एक होता है ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स अंग्रेजी में, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्या होता है, ये आपका नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है, इसको i माइनस से सूचित कर देते हैं, ऐसे आप दिखा सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर किताबों में क्या होता है कि इधर डॉट डॉट दिया रहता है और उधर दिया हुआ रहता है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ऋण पूर्णांक है। अब एक होता है न मतलब कि शून्य, मतलब जीरो, ठीक है। तो ना तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, सिर्फ ये होता है, ठीक है ना, यही होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांकों का कैटेगरी जो आपको पढ़ना है। वैसे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने बोल दिया नॉन नेगेटिव, नॉन निगेटिव, अब बोल दिया तो बता ही देता हूं। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं हो, और इसमें लगा दिया था अऋणात्मक हिंदी में, ठीक है, जो ऋणात्मक नहीं हो, या फिर इसको ऋणेत्तर भी बोलते हैं, ऋणेत्तर मतलब ऋण को छोड़ करके। तो ऋण को छोड़ करके क्या हो जाएगा, जीरो तो ऋण है नहीं ना, तो जीरो तो जीरो होता है ना, ये धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है ना, तो जीरो हो गया। अब इसके अलावे ऋण को छोड़ करके कौन बच गया, 1 2 3 4 ये। तो आपको अभी अभी मैंने होल नंबर पढ़ाया, तो नॉन निगेटिव जो होता है वो और कुछ नहीं होता है, होल नंबर ही होता है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये चीज है। तो ये सारा मतलब हो गया नॉन नेगेटिव। उसी तरह से नॉन पॉजिटिव की अगर बात करना चाहे, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा क्या, अधनात्मक, जो धनात्मक नहीं हो, ठीक है, जो धनात्मक नहीं हो। तो धनात्मक नहीं हो तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक नहीं हो उसका उसका मतलब कि कैसे कलेक्शन क्या होगा उसका, तो उसका कलेक्शन हो जाएगा आपका जीरो तो रहेगा ही, -1 -2 -3 -4, देखिए ये हो गया। इसकी वजह से ज्यादा आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी नहीं, ज्यादातर आपको या तो नॉन नेगेटिव इसका पड़ जाएगा, ऋणेत्तर वर्ड आपको देखने को मिल सकता है आपके सिलेबस में बहुत बार, ठीक है ना। और होल नंबर तो आप बहुत पहले से ही जान रहे हो, ठीक है।
नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा, धन पूर्णांक देखने को मिलेगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि धन पूर्णांक जो है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है ना, इसमें इसको जानना बहुत जरूरी है। और नॉन नेगेटिव जो है ऋणात्तर को क्या बोल सकते हैं, तो पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। देखिए पूर्ण संख्या भी वही होता है ऋणात्तर, मतलब अऋणात्मक संख्या या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, ये वही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सारा जो है ना इंटीजर्स के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब एक होता है आपका परिमेय संख्या, वो भी जान लीजिए। मैं इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं। अगर किसी को लिखना हो तो मेरी आवाज सुन करके लिख लेगा। ठीक है, बिल्कुल वही डेफिनेशन, तो उसका नोट्स बन जाएगा। ठीक ना, हाँ जी। तो ये तो पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद आता है आपका परिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्या, इसकी अंग्रेजी होती है रैशनल नंबर। ठीक है, सूचित इसको हम क्यू से करते हैं। ठीक है, और क्यू बराबर होता है क्या, देखिए जैसे अभी अभी आपने जो नेचुरल नंबर देखा या होल नंबर देखा, वो कैसी संख्या है, वो डिस्क्रीट है, मतलब टूटी हुई है। जैसे सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं। ठीक है ना, सॉरी, जैसे अगर आप इंटीजर्स को दिखाना चाहें तो 1 2, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं, 3 4, ऐसे आप दिखा रहे हैं, ये इन्फिनिटी चला जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी, तो इधर -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये दिखा, इनके बीच के जो नंबर है ना, ये आपको पूर्णांक में नहीं होते हैं, नहीं दिखाए जाते। लेकिन परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो इनके बीच के भी नंबर्स को दिखा देती हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो आप इस तरह से ऐसे कलेक्शन को कॉमा दे करके आप नहीं दिखा सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को बता करके उसके डेफिनेशन को बताया जाता है। तो वैसे इसका एडवांस डेफिनेशन जो कि इंटर वगैरह में पढ़ना है, मैं वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि जो आपके लेवल का डेफिनेशन है वो भी लिख दे रहा हूं, या फिर चलिए छोड़िए, मैं आप ही के लेवल का डेफिनेशन लिख देता हूं। क्यू से सूचित करते हैं, और क्यू जो होता है वो क्या होता है, मतलब रैशनल नंबर होता क्या है, तो वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप की हो। तो भाई p बटा q की रूप की तो होंगी, ठीक है, मतलब यानी कि बटे के रूप में होंगी, यानी कि भिन्न के रूप में होंगी। तो भिन्न में ऊपर वाले चीज को अंश कहते हैं, नीचे वाले चीज को हर कहते हैं। जो p बाई क्यू है इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अंश की अंग्रेजी जो होती है वो न्यूमरेटर होती है, और इसकी जो अंग्रेजी होती है वो डेनोमिनेटर होती है। ठीक है ना, तो अब p बाई क्यू के, p और q के बारे में बताना पड़ेगा कि p और q क्या है। जहां p तथा q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, मतलब कभी भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, जैसे कि हम कहें कि 1 2 3 4, ये सभी क्या है, क्यू है। क्यू मतलब रैशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि हम इस 1 को ना 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो है वो p बटा क्यू के रूप में है, जहां पर p क्या है 2 और q क्या है 1। तो आप ये देख रहे हो कि जितना भी आपने पीछे संख्या पढ़ा है वो सब क्या है, परिमेय है। जैसे आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले -2, नेगेटिव इंटीजर है ये, है ना। इसको हम नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। यह धनात्मक नहीं है इसलिए नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके नाम तो कई सारे आप ले सकते हैं, लेकिन क्या -2 क्यू के कैटेगरी में आएगा, मतलब परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आंसर है हाँ, क्योंकि इसको -2/1 लिख सकते हैं। यह p का काम करेगा, यह q का काम करेगा, और यह जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो परिमेय संख्या है। और अब
इसके रेस्पेक्ट में जिसको इसको मैंने जो डिफाइन किया पी बाई क्यू, तो उसके हिसाब में आप नंबरों का जो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 हम बोल रहे हैं, 2/3, यह P का काम कर रहा है, यह Q का काम कर रहा है, और साथ के साथ 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हर 0 के बराबर नहीं है। तो यह एक कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बटे के रूप में नहीं दिया रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। आप ऐसे ना याद करें, पूरा समझ करके समझे कि क्या होता है। अगर नहीं भी दिया तो नीचे 1 तो दे ही सकते हैं, और 1 एक इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ठीक ना। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने अभी तक जितना संख्या पढ़ा वो सब क्या है, पीछे जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, पूर्णांक संख्या पढ़ाया, पूर्णांक में 3 टाइप के कैटेगरी पढ़ाए। तो जब पूर्णांक ही परिमेय हो गया तो तीनों कैटेगरी भी परिमेय हो गई, है ना, ठीक ना, ये चीज है। अब क्या करते हैं कि परिमेय संख्या तक तो हो गया, ये रैशनल हो गया, और आपने 9th क्लास में अपरिमेय संख्याओं को भी पढ़ा होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए ध्यान से, जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई सिंबल किसी संग्रह को जब डिनोट कर रहा होता है, जैसे कि n डिनोट कर रहा है किसको, इसको, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो जो नेचुरल नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर के लिए, तो जब नेचुरल जो नहीं होगा उस पर हम डैश लगा देंगे। जैसे कि हम कहें कि यह नेचुरल नहीं है, उसके उसको अगर हमको दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2/3, 5/7, 7/8। ये मान लीजिए कि 3 ही नंबर का हमने एक कलेक्शन लिया, तो इसको हम एन डैश बोलेंगे क्योंकि यह नेचुरल नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एन डैश नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इसको ए भी बोल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपकी इच्छा हो कि हम यह नेचुरल नंबर है और कोई नेचुरल नंबर नहीं है और दोनों में तुलना करना हो, तो आपको सिंबल जब यूज करना होगा तो वहां पर एन और एन डैश दे देंगे, तो समझने वाला समझ जाएगा कि यह नेचुरल नंबर के लिए यूज हुआ है और यह उसके लिए यूज हुआ है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर Q जो है वो परिमेय है, क्या है, परिमेय है, तो अपरिमेय के लिए, अपरिमेय वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है, तो उनके लिए जो सिंबल यूज होता है वो Q डैश होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपरिमेय। अब ये तो सिंबल वाली बात हो गई, अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन वगैरह पे कि क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, अपरिमेय संख्या, है ना, इसकी अंग्रेजी होती है इर्रेशनल नंबर्स, है ना, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, Q डैश से सूचित करेंगे, ठीक है। जो रैशनल नहीं होगा उसी को इरेशनल बोलेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है कि Q डैश क्या होगा, तो कोई अगर प्राइम नंबर है और उसका पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ठीक है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसी को अभाज्य कहते हैं। तो इसका पावर आप फ्रैक्शन देंगे, फ्रैक्शन देने का मतलब हो गया कि 1/2 ऐसे हमने दे दिया एक फ्रैक्शन, ठीक है। आप इसको जब बदलेंगे तो यहाँ √2 के फॉर्म में आ जाएगा, और इसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा। जैसे √4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, √9 क्या होता है, 3 होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट बाहर नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है, क्योंकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, परिपूर्ण वर्ग है, तो इसीलिए बाहर आ गया।
ये भी क्या एक परिपूर्ण वर्ग है, इसीलिए बाहर आ गया। दो एक परिपूर्ण वर्ग नहीं, ठीक ना, तो ये बाहर नहीं आएगा। और आप इन सभी संख्याओं से अवगत हो। जैसे मैं कहूं 3 का पावर हाफ, तो यह क्या होता है, √3 होता है। आइए जरा कोने में ले चलते हैं, थोड़ा सा इसको बदलने के बारे में आपको हम एक फॉर्मूला दे देते हैं। यदि a का पावर m/n हो, तो जो नीचे है ना, वो इस रेडिकल साइन के गोद में बैठ जाएगा, और a ऐसे रहेगा, और a का पावर m हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, आपको कभी ऐसा दिया रहे तो इधर से इधर मूव करने आना चाहिए, और इस तरफ से इस तरफ भी मूव करने आना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 3 का पावर 4/3 है, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको बाहर कैलकुलेट करके क्या आएगा वो बात की बात है, बट हमें ये लिखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 का पावर ये ऐसे दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, x वैसे ही रहने दोगे, ये 3 आ जाएगा, और 5 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। तो देखिए, इधर से इधर भी आने, मैंने इस तरफ से इस तरफ कन्वर्ट करने आना चाहिए, और इस तरफ से इस तरफ भी कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे मैं कहूं 2 का पावर हाफ है, तो क्या करेंगे, यह जो 2 है ऐसा लगाएंगे एक रेडिकल साइन, यह 2 नीचे है तो इसकी गोद में आ जाएगा, और 2 का पावर 1। एक बात अंडरस्टूड है, सुन लीजिए ध्यान से, कि ये जो सिंबल है ना, ऐसा अगर यहाँ पर 2 रहे तो उसको आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। कहीं पर भी, जैसे अगर यहाँ पर मतलब कि √3 है, तो यहाँ पे आप 2 समझेंगे, और यहाँ पर पावर क्या समझेंगे, 1। तो इसको जब लिखना होगा सर्ट्स के रूप में, तो ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। ये सर्ट्स हो गया, और ये घातांक हो गया, घातांक और ये करणी बोलते हैं, तो घातांक के फॉर्मेट में ऐसे लिख लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको भी देख करके आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का पावर फ्रैक्शन क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब रैशनल और इरेशनल ये हो गया, इन दोनों को मिला करके जो कलेक्शन बनता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, और हमें वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन वो 9th में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम तो 9th क्लास का भी पढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि आप नंबरों के बारे में जान जाए, ठीक है, ताकि हम अपना वास्तविक संख्या का खेल शुरू कर सके, ठीक है। हाँ, कुछ इरेशनल नंबर ऐसे हैं जिनको सिंबल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, दशमलव प्रसार। जैसे कि कोई भी चीज को आप बटा में लिख रहे हैं, जैसे 1/2 लिख रहे हैं, तो इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव दे दिए तो 2×5 = 10, कट गया, 0.5 आ गया, ठीक है, तो ये तो कट गया। लेकिन अगर आप 1/3 को करेंगे ना, तो कटेगा ही नहीं, फिर ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, और ये ऐसे ही, तो इसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और ये वाला आपका रेकरिंग नहीं है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं। जो कट जाता है ना, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक तक भी कट जाता है, जो भी अंकों तक अगर कट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और जो नहीं कटेगा, बार बार वही रिपीट होता रहेगा, मतलब रिपीट कई बार रिपीट नहीं भी होता है, क्योंकि यह मतलब कि टर्मिनेट, यह नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक नहीं रहा, कट नहीं रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार के आधार पर जो आपका परिमेय संख्या है ना, वो 2 प्रकार का है, ठीक है। एक शांत दशमलव होता है, दशमलव भी एक प्रकार का नंबर ही होता है, और एक होता है अशांत दशमलव।
ठीक है, प्रसार मत लिखिए, दशमलव संख्या लिख दीजिए। तो एक शांत दशमलव संख्या हो गई, एक अशांत दशमलव संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये वाला टर्मिनेटिंग हो गया। अब भाई बात क्या है ना कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मजा, सुनिए। नॉन जो टर्मिनेटिंग है ना, ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत दशमलव की दो कैटेगरी होती है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, जैसे कि ये वाला है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। अगला भी आपको लिखना होगा तो आप 3 ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर भागा लगा के 3 लिखेंगे। मतलब आप बता सकते हैं कि अगला टर्म क्या आने वाला है, ये रिपीटर है, ठीक है। तो एक होता है आपका अशांत, तो होता है अशांत अनावर्ती, मतलब उसमें आवर्तिता नहीं होती है, उसमें पेरियोडिसिटी नहीं होती है, वो बार बार रिपीट नहीं करता है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि वो क्या होगा। जैसे कि √2 है, जब इसका मान निकालेंगे ना तो 1.414 और उसके बाद डेसिमल में बेतरतीब सा कुछ नंबर आएगा, जिसके बारे में आप और हम अभी मतलब कि बिना भाग लगाए कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल भी होता है। जैसे पाई है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का दशमलव प्रसार जो आता है वो अशांत अनावर्ती आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये बोलते हैं, ठीक है। पाई का क्या होता है, 3.14 और डॉट डॉट डॉट। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर पाई को तो 22/7 लिखा जाता है। नहीं भाई, ये जो है ना पाई बराबर 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई कभी भी 22/7 के बराबर होता ही नहीं। ये तो कहता है किताबों में कि पाई का मान 22/7 लीजिए, मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पाई जो है वो 22/7 है, और तब सवाल को बनाइए, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत टाइप का होता है। इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि 1/4 के बाद फिर क्या आएगा, बिना भाग दिए तो बता ही नहीं सकते, ठीक है। कई वैज्ञानिक तो इसका मतलब हजार हजार डेसिमल प्लेसेस तक, 2000 10,000 तक लोग निकालते हैं। आजकल जो है क्या है कि कंप्यूटर का जमाना है, तो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से भी इसका मतलब कि हजारों लाखों अरबों तक जाकर के इसको निकाला गया है कि इसका जो है कितना डेसिमल एक्सपेंशन तक निकाला जा सकता है। ये बहुत लंबा मतलब की जाता रही है, ठीक है ना। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना होता है, क्योंकि इतना याद रहेगा तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। जिस लेवल पे 10वीं क्लास की लेवल पे जिन बच्चों को जो चाहिए, जैसे उसी तरह से √3 का भी अगर मान आपको बोला जाए तो वो होता है 1.732। कुछ कुछ मान आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप सवाल जब बनाएं तो वहां पे कंपेयर करने में इजी इजी हो आपको। तो ये अपरिमेय है, और इधर वाला क्या है, परिमेय है। याद करिए परिमेय संख्या का परिभाषा, P/Q के रूप में हो, P और Q इंटीजर हो और नीचे वाला 0 नहीं हो। इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक कौन होता है, 0 +-1 +-2। तो क्या +-22 नहीं आएगा, +-7 नहीं आएगा, उसमें से एक ले लिया गया है। तो यह परिमेय है और यह अपरिमेय, तो कैसे बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर तो होगा ही नहीं ना। लेकिन वहां सवालों में कहता है कि आप इसको बराबर लीजिए, ठीक है। तो एक तो हो गया अशांत अनावर्ती, ठीक है ना, और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसकी अंग्रेजी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अशांत आवर्ती ये कौन सा वाला है, रेकरिंग, इसको ना रेकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। और एक मजे की बात बताओ, शांत दशमलव भी क्या होता है, परिमेय होता है, और ये भी परिमेय होता है। लेकिन यही वाला एक है जो अपरिमेय होता है, ठीक है, ये चीज है। ये वाला क्या होता है, अपरिमेय होता है।
मतलब अपरिमेय संख्या के बारे में अगर आपको बोलना हो कि किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, तो आपको बोलना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ना, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। और कौन कौन से संख्या परिमेय हो जाएंगे? तो जो शांत दशमलव हो जाएंगे वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, और अशांत आवर्ती दशमलव जो होंगे वो क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। यानी रेकरिंग डेसिमल भी जो होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। मतलब आपसे कोई पूछे कि क्या अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बार, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है ना। ऐसे ही बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा देखने को, ठीक ना। 1/3 है, 1/6 को भी लेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक ना। ये चीज 1/6, हाँ उसमें भी मिल जाएगा। जैसे देखिए 1/6 को अगर करना हो तो आने लगा ना 0.166, अब 6666 आते रहेगा। इसी में अगर आपको इसको रेकरिंग में लिखना हो तो कौन सा रिपीट कर रहा है? तो केवल 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 पर ऐसे लगा देंगे, खत्म। तो ये था पूरा संख्या का आपका पिछली कक्षाओं का सारा पूरा भ्रमण, पुनर्भ्रमण। ये चीज है, इन संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनका खोज किया गया, ये सब समीकरण सॉल्व करने के लिए किया गया, ताकि आप सॉल्यूशन को, माने इनके हल को, समीकरण के हल को इन संख्याओं के लिए आप बता सके कि इस संख्या में, इन संख्याओं के संग्रह में फलाने समीकरण का हल होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या मजा आ रहा है ना? पूरे तरीके से। अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है कि चैप्टर में है क्या, ये तो ब्रीफ है बस। अभी पूरा जो ओवरव्यू है कि कैसे क्या करना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी मैं थोड़ी देर में मतलब की चर्चा करूंगा। बट हाँ, थोड़ा सा आप समझिए। जैसे देखिए, अगर ऐसा इक्वेशन आपको दे दिया है तो आप सॉल्व करके x बराबर 2 लिख देते हो, और बोला जाता कि इसका जो हल आया है वह किसके संग्रह में आया है? तो नेचुरल नंबर में आया है। किस में आया है? नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आ गया है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, और आपको केवल नेचुरल नंबर का ही संग्रह पता होता, तब तो आप x बराबर -2 लिख ही नहीं पाते। ये तब लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटीजर का क्या है? कलेक्शन है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3x + 4 बराबर यदि 0 हो जाए तो x बराबर -4/3, यह परिमेय हो गया, ठीक ना। उसी तरह से मान लीजिए कि 2x है ना -3 बराबर 0 हो जाए, तो यहां से क्या हो जाएगा? x = 3/2। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्याओं के संग्रह में फॉल कर गया ना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन सब नंबरों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ताकि हम ऐसे समीकरणों का जब सॉल्यूशन करें तो हमें पता तो चले कि ये संख्याएं कहां से आई हैं, किस प्रकार के कलेक्शन से आई हैं, ठीक है। ये चीज है ना। यदि मान लो किसी को केवल इसी का ज्ञान हो तो वो तो इसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएगा, ठीक ना। इसलिए इन संख्याओं, इतनी सारी संख्याओं को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, ताकि हम जब कभी भी सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल सके कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस कैटेगरी का नंबर है। ये चीज अब आप हर प्रकार की संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। कुछ विभाज्यता वाले भी संख्या होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो जो 2 से विभाज्य हो जाती है। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए, आपका जो ये चैप्टर है, आते हैं अब आपके 10th क्लास के चैप्टर पे। ये तो रिव्यू था, मतलब नंबर सिस्टम का पूरा जो है ये क्या कहा जाए, उसका पूरा एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया,
ठीक है। अब जो है आपको वास्तविक संख्या जो आपका पाठ है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ना है। धनात्मक पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आई प्लस, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कौन सा, ये वाला। लेकिन देखिए नॉर्मली आपके इंट्रोडक्शन में ऐसा दिया हुआ है ना, धनात्मक पूर्णांक बोला हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि इसमें जीरो भी शामिल होगा, है ना, तो उसने लूज सेंस में कहा हुआ है, ऐसा आपको समझना है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है केवल धनात्मक पूर्णांकों का ही वो दोनों अति महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है ना, वो उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये है धनात्मक पूर्णांकों के दो अति, अरे सॉरी, मैंने वास्तविक संख्या के बारे में आपको कुछ बताया नहीं, पहले वो भी बताया था। रियल नंबर क्या होता है ये भी सुन लीजिए, ठीक है ना। रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय, मतलब Q प्लस Q डैश के संसार को जब आप एक साथ मिला दोगे तो वो रियल नंबर बन जाएगा। पहला परिभाषा तो यह है ना, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल के परिवार को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको ये नंबर लाइन बनाया था तो उस पर मैंने आपको चर्चा किया था कि 0 1 2 3 जब हम इंटीजर लेते हैं ना तो इनके बीच की संख्याओं के बारे में सोचते भी नहीं, पूरा पूरा संख्या लेते हैं 1 2 3, ऐसा आधा पौना 2.3 ऐसा नहीं लेते हैं, वो पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है। हाँ माइनस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। प्लस वाला भी पूर्णांक होता है तो उसको भी हम लोग पूर्णांक बोल ही देते हैं, बोलते ही है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमें इसके बीच के भी सभी संख्याओं को लेना अगर पड़ जाए और साथ के साथ ये जो पूरी पूरी संख्या है इनको भी लेना पड़ जाए, तो नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं है ना वो सब मिल करके उनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब आपसे कोई पूछे रियल नंबर क्या है तो आप बता देंगे कि नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं वो सब क्या है, रियल नंबर है, ओके। या फिर दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन होता है कि जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और ये डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर के रेस्पेक्ट में दिया जा सकता है। अब किसी को इमेजिनरी नंबर पता ही नहीं हो तो उसको इस डेफिनेशन की पूरी समझ नहीं हो पाई, है ना। हालांकि हम उधर जाना भी नहीं चाहते, बस आप इधर ये समझ लीजिए कि किसी भी कोई भी नंबर लाइन पर कोई भी संख्या है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। पहला बात तो यह है। दूसरा आप इसका परिभाषा ये समझ सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर के परिवार को मिला देने से जो परिवार बनता है या जो संग्रह बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या को कहते हैं, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा ये भी आप याद ही रखिए कि जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, जैसे कोई भी संख्या आप सोचिए, -12 कोई सोचिए, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर क्या आया, 1/4, और यह क्या एक धनात्मक है और ये परिमेय संख्या ही है, तो ठीक है ना। वैसे परिमेय संख्या होना उससे कोई बस नहीं। जैसे √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 8वीं क्लास में आप ये पढ़े होंगे, ठीक ना, 8वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कि क्या आएगा, कैसे होता है ये सब, ठीक है, ठीक ना। जैसे होता कैसे देख लो, अगर नहीं पढ़े हो तो √2 × √2, अब ये अंदर घुस जाता है, मतलब 2 × 2, ठीक है। ये क्या बन गया, 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यदि एक बात मैं मजे वाली बात बताता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का वर्गमूल क्या है तो ये मत समझ जाना कि केवल √4 के बारे में बात कर रहा है, हो जाएगा गलती, ठीक है। 4 का वर्गमूल +2 और -2 दोनों होता है, वर्गमूल पूछेगा तब। लेकिन अगर तुमसे पूछे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसका आंसर केवल 2 आएगा, ठीक है। नेगेटिव स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो ऋणात्मक वर्गमूल है और ये धनात्मक वर्गमूल है, ठीक है। ये चीज होता है, क्यों, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल क्या होगा, जिसका भी वर्गमूल आप निकाल रहे हो और जो वर्गमूल आया है इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये मिलना चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा,
जैसे 4 का वर्गमूल हमने कहा कि +2 भी होता है और -2 भी होता है। जरा चेक करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या +4 आएगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +4 आएगा, ठीक है ना। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। जैसे 4 का वर्गमूल +-2 है, तो +-2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 ही मिलेगा। तो 4 का वर्गमूल +2 भी हो सकता है और -2 भी है, दोनों है वर्गमूल पूछे तो। लेकिन वहीं पर आपको पूछे √4 का वैल्यू क्या होगा तो आप केवल 2 बोलेंगे, ये सही है, यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और यह माइनस है तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। सर कहोगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ माइनस लगा दिया तो -2 आ गया। है बहुत बड़ी बात है ना। जब बताया जाता है बच्चों को कि 4 का वर्गमूल +-2 होगा तो वर्गमूल का साइन यही समझते हैं, क्योंकि 8वीं क्लास के एनसीईआरटी वगैरह में भी यही लिखा हुआ नॉर्मली, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, वर्गमूल दोनों है, ठीक है। ये चीज है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे सर आप हम लोग को क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल वगैरह अगर आता है ना तो उसमें पूछ लेता है +-2 होगा या -2 होगा या +2 होगा, तो वहां पे आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि 8वीं क्लास में क्या पढ़ाया गया, वहां ये देखा जाएगा कि सही क्या पढ़ाया गया, ये चीज है, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन वहां एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे ये नहीं कहा गया कि वर्गमूल का साइन केवल यही है, ये चीज है। बहुत चालाकी से वहां पे बाहर निकल गया है एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये इन बारीकियों को आपको समझना होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में बारीकियों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमेशा दिक्कत होगा। तो रियल नंबर आप समझ गए। अब हम लोगों को देखो इस चैप्टर में रियल नंबर यानी कि नंबर लाइन पर उपस्थित जो सभी संख्याएं हैं तो रियल नंबर है, ठीक है। और उनका वर्ग ऋणात्मक होता भी नहीं है ना, उनका वर्ग हमेशा या तो धनात्मक होगा या 0 होगा, ठीक है। अब 0 कब होगा, तो भाई जब 0 का ही स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा ना। तो 0 भी एक प्रकार का क्या है रियल नंबर, और रियल नंबर को कैपिटल R से सूचित करते हैं। और इसको अगर सिंबॉलिकली दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी बट चलो बता दिया मैंने। ये इंटरवल वगैरह है, सब इंटर में पढ़ना है ना, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। खैर उतना जाना नहीं, आ जाओ। तो धनात्मक पूर्णांकों के अति 2 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में इसमें चर्चा होने वाली है। वो 2 अति महत्वपूर्ण गुण है क्या, है ना, गुणों के बारे में चर्चा होने वाली है, नंबर्स के बारे में चर्चा नहीं होने वाली है। नंबर्स तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया, उनके गुणों की चर्चा होने वाली है, गुण प्रॉपर्टीज, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक भी क्या होता है वास्तविक संख्या ही होता है। ये जो है ये क्या है वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये भी नंबर लाइन पर लाई करता है, उस पर उपस्थित रहता है, मौजूद है। और इसका स्क्वायर भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर से ये परिमेय भी है, ठीक है ना, ये चीज है। तो धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुण जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें से एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वैसे पढ़ना हमको लेमा है, अब मतलब कि यूक्लिड विभाजन लेमा, ठीक ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का क्या है, सब बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, बट इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम लेकर के चल रहे हैं, लूज सेंस में बात करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चूंकि एल्गोरिथम और प्रमेय का इतना अंतर्निहित है एक दूसरे में कि लोग उसको एक ही समझ लेते हैं, हालांकि उसमें अंतर है ना। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और इनका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन क्या है, तो यूक्लिड ये जो पहला वाला है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम, तो इसका जो उपयोग है वो दो उपयोग है। पहला कि पूर्णांकों की विभाज्यता से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है उनको पढ़ना है। पूर्णांकों की विभाज्यता, पूर्णांकों की विभाज्यता, है ना। जैसे कभी आपसे कहेगा कि प्रत्येक सम पूर्णांक जो है वो 2q या 2q+1 के रूप का होता है,
है ना। प्रत्येक धन पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कभी कभी उसमें से कहेगा कि जो प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ऐसे कहेगा। कभी कभी ये भी कहेगा कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होगा, ऐसा कहेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया। कभी कभी ये भी कहेगा कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ऐसा कह देगा। तो एक तो प्रॉपर्टी ये मतलब कि विभाज्यता से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि धन पूर्णांक आ गया ना, फिर से धन पूर्णांक, तो HCF निकालते हैं। और इसका एप्लीकेशन मतलब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का जो एप्लीकेशन इसमें पढ़ना है, अनुप्रयोग पढ़ना है, वो किसमें है, उसमें क्या क्या कराएगा। तो उसमें पहला है कि जो आप ये √2 √3 √5 के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़े 9th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा कि ये अपरिमेय संख्या है, इनकी अपरिमेयता को सिद्ध करना। तो यहाँ पर इनकी अपरिमेयता को सिद्ध किया जाएगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय अप्लाई करके, ठीक है, ये चीज है। और दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि ये सब जो इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अशांत अनावर्ती, माने अशांत तो होते हैं, अनावर्ती होते हैं, रिपीटिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बताना पड़ेगा कि कोई भी, माने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी p/q के फॉर्म का जो आपको परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या शांत होगा कि अशांत होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं भाग दे दे करके आपको दिखा रहा था, और इस टेक्निक को सीख जाने के बाद आप देखते ही बता दोगे कि ये शांत है और ये अशांत है ना। मजे की बात, देखते ही बता दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये चीज है ना। तो ये हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई करना है HCF परिकलित करने में, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता के ऊपर जो सवाल हैं, उन सवालों को सॉल्व करने में ये कैसे मदद करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने पूरा ब्रीफ आइडिया ले लिया है, चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब तो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो कहाँ से आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आएगा। तब तक आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको आप लोग मतलब कि ठीक कर लेंगे। हाँ, मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से कुछ और बातें आपको बता देता हूँ, ठीक ना, 2 मिनट बस, और मैं कंक्लूड करूंगा आज की क्लास, ठीक है। जैसे कि आपको दिया रहेगा 0.3 पे बार, और इसको कहेगा कि परिमेय संख्या माने p/q के रूप में लिखिए। तो आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पर 0.3 का जो 3 है वो ऐसे लिख देंगे और नीचे लगा देंगे 1 9, क्योंकि 0.3 पर जो बार है, बार एक ही नंबर पर है, तो यहाँ एक ट्रिक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे अगर आपको 0.2 पर बार दे दे तो आप क्या करेंगे 2/9 कर देंगे, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। तो ये तो आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 0.23 पर बार दे दे, तब क्या करेंगे 23/2 9, डबल 9 कर देंगे, क्योंकि 2 अंकों पर। अब कहेंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए कि 2.23 पर बार हो जाए तब क्या करेंगे, अरे भाई तो 2.23 ही अगर होता तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, ऐसा तो लिख सकते थे। ऐसे तोड़ने अगर आ रहा है तो 2 + 0.23 पे बार हो गया। अब क्या करना है, ये 23/9 हो गया, खत्म, बाजार ही खत्म हो गया इसका। तो अगर कोई कहे 3.13 के 3 पर बार है तो क्या करेंगे 3 + 13/9, अब फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आराम से ये परिमेय संख्याओं में तब्दील करना आ गया। तो एक तो ये है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मिक्स करके दे देता है, मिक्स करके देता है, मिक्स करके देने का मतलब ऐसे दे दिया, मान लो कीजिए
पहले छोटे शुरू करते हैं। 0.2 और ये यहाँ 3 पर बार दिया हुआ है, ऐसे इधर वाले पे नहीं दिया हुआ। तो इसको क्या करना है, इसमें जो पूरा लिखा हुआ है ना उसको पूरा लिखो, ठीक है। और यहाँ पर घटाओ कौन सा, जिस पर बार नहीं है, और नीचे बटे में क्या करो, एक अंक पर बार है तो 1 9 2, और जितनी भी संख्याओं पर बार नहीं उतनी संख्याओं के बराबर एक जीरो बैठा, मतलब यहाँ पे एक संख्या है तो जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, पॉइंट ऐसे दे दे 2 3 4 और ऐसे दे दिया रहता, तब क्या करते, तो 2 3 4 लिखते, फिर क्या करते 2 3 को घटाते क्योंकि इस पे बार नहीं है, और 4 पर बार है के लिए क्या लेते 1 9, और जितना पर बार नहीं है उसके लिए क्या लगा देते 2 जीरो। और इसको सॉल्व करके अब आप आराम से मतलब कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा अब कहोगे कि सर थोड़ा और अगर मतलब कि भाष दे तो क्या करेंगे, जैसे देखो 2.234 ऐसे देते, तब क्या करोगे, तो करना क्या है, इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे फिर, ठीक है। ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 3 4 को लिखो और घटाओगे किसको 2 3 को, नीचे 9 और डबल जीरो, ये घेर लो। ऐसे सॉल्व, इसको सॉल्व करके जो लेकर के आओगे तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हारी परीक्षा में बालक ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पूछेगा, यहाँ तक पूछ सकता है, यहाँ तक पूछ सकता है, ये वाला नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है। ये चीज है। तो आज की क्लास इसी पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। आज की क्लास इसी पे कंक्लूड करते हैं, और अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसकी हिंदी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा और इस पर आधारित हम लोग इस चैप्टर के सवाल करेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों।